हमारा टॉपिक जी एसी थ्रू कैपेसिटर। लास्ट टॉपिक में हमने सीखा था कि एसी थ्रू रेजिस्टर, हमने रेजिस्टर में से अल्टरनेटिंग करंट को पास करवाया था। कैपेसिटर में से अब हम करंट कौन सा पास करवा रहे हैं, हम कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट पास करवाएंगे। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे आऊँ, एक और चीज़ आपको क्लियर कर दें, डायरेक्ट करंट कैपेसिटर में से पास नहीं कर सकता, ठीक होगा ना। डायरेक्ट करंट कभी भी कैपेसिटर में से पास नहीं करता। क्यों नहीं करता, तो उसकी रीज़न देख लें। मैंने पहले भी आपको ये टॉपिक पढ़ाया, तो मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि कैपेसिटर के अंदर सिर्फ चार्ज की मूवमेंट होती है, वन प्लेट टू अनदर एंड फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट वन। तो यहाँ पर आपने यूँ कैपेसिटर को अटैच किया था एक डायरेक्ट करंट के सोर्स के साथ कि ये आपके पास कैपेसिटर, उसके आपने एंड्स पर अटैच की बैटरी, और हमने सर्किट ड्रॉ किया था कुछ इस तरह से। अब इस सर्किट के अंदर जब चार्जेस मूव करते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स पे, तो यूँ होता है कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज मूव करता है। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो यहाँ से मूव करते हैं इस प्लेट पर, तो इस प्लेट पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली ये जो प्लेट है बैटरी की, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, द पॉजिटिव प्लेट। तो होगा क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो इस प्लेट पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो इस सर्किट से एक बात तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल तौर पर सर्किट के अंदर रिवॉल्व नहीं कर रहे, देयर इज़ अ गैप, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते। सो एक बात तो अंडरस्टूड हो गई कि इस सर्किट के अंदर किसी सूरत करंट पास नहीं कर सकता। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर ऐसी क्या सिचुएशन है कि करंट पास कर जाता है। तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर कुछ यूँ होता है कि जब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, जब हम यहाँ पर उसको कैपेसिटर को अटैच करेंगे एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ, तो आपको पता है एक दफ़ा क्लॉकवाइज काउंट सर्कल होता है, एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इस तरह मुसलसल करंट पास करता रहेगा, एक दफ़ा क्लॉकवाइज और एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर आपने लगा रखा है लेट से कोई कैपेसिटर, तो अब यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक दफ़ा करंट ने पास करना है यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन में, ये पहला साइकिल होगा, और दूसरे साइकिल में इसका क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। सो जब इसका रिवर्स हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि करंट यहाँ पर पास कर सकता है, अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर में से पास कर सकता है, बिकॉज उसके पास दो साइकिल्स हैं, एक दफ़ा जाने के लिए एक दफ़ा वापसी के लिए। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से आगे भी मूव कर रहा है, वापस भी आएगा, और इस तरह पॉजिटिव भी यहाँ से आगे मूव करेगा, वापस भी आएगा। सो चार्जेस इसके अंदर मूव कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर से पास कर सकता है। अब इस सर्किट के अंदर वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज के लिए मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। वोल्टेज के लिए इक्वेशन होगी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन थीटा को ओपन करें हमेशा की तरह, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। मतलब वोल्टेज की जो कर्व बननी चाहिए, वोल्टेज की कर्व बननी चाहिए साइनसॉइडल ग्राफ के अकॉर्डिंग, बिकॉज साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा। सो अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पर वोल्टेज की कर्व हम ड्रॉ करें तो वोल्टेज की कर्व कुछ यूँ ड्रॉ होगी। ये हमारे पास बेसिक एक्सिस के बाद वोल्टेज का ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस। ये हमारे पास ग्राफ हो गया वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ के एक्स एक्सिस पर आपने टाइम, ठीक है, हो गया, एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर हमने रखा हुआ है वोल्टेज। सो दिस इज़ द वोल्टेज टाइम ग्राफ, सिनोसाइडल ही है, कहीं पर भी आप उसकी वैल्यू साइन कर्व के साथ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालें तो चार्ज Q विल बी इक्वल टू, वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV, सो Q इज इक्वल टू C एंड V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। इसका मतलब साइन थीटा की जो कर्व बननी चाहिए, साइन थीटा की कर्व भी बिल्कुल वोल्टेज जैसी ही हो, V नॉट साइन ऑफ ओमेगा
t। तो अगर हम चार्ज के लिए इसी कर्व को ड्रॉ करें, मतलब अब की बार जो ग्राफ बनेगा वो किस किस का होगा, चार्ज एंड टाइम। तो अगर हम चार्ज और टाइम के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करें तो वो भी बिल्कुल इसी तरह ही ड्रॉ होगा, जस्ट लाइक दिस। कि ये चार्ज टू टाइम ग्राफ है कि एक्स एक्सिस पर आपने रख रखा है चार्ज, वाई एक्सिस पे चार्ज है और एक्स एक्सिस पे है टाइम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम करंट पे। करंट का फॉर्मूला होता है करंट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। करंट होता है नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ यूनिट टाइम इन 1 सेकेंड। आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। जब भी हमारे पास इस फॉर्म में फॉर्मूला हो तो हम जानते हैं कि हम ग्राफ की स्लोप बनाकर वैल्यू फाइंड करते हैं। मतलब हमने अगर ग्राफ से करंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ग्राफ पे करंट की वैल्यू किस तरह होगी कि क्यू ओवर टी का जो ग्राफ है, इस ग्राफ की स्लोप से हम करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो वैल्यू ऑफ करंट इज प्रेडिक्टेड, आई इज प्रेडिक्टेड या आई इज कैलकुलेटेड, आई इज कैलकुलेटेड from slope of QT curve, from the slope of QT curve। इस चीज़ को यहाँ पर हम एक लम्हे के लिए छोड़ देते हैं और अब हम ये सीखेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि QT कर्व स्लोप के बारे में बताती है, करंट की वैल्यू के बारे में बताती है, या फिर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो हम उस वैल्यू को स्लोप से फाइंड करते हैं। तो उस चीज़ का कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता इस टॉपिक में अभी आगे क्या आने वाला है, लेकिन आप पहले अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड ये करें कि स्लोप की मदद से हम कैसे करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या इसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ले जा रहा हूँ न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर। आपने वहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं कोई फर्जी सा ग्राफ बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ज़रूरत होगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के साथ साथ मैं बढ़ा रहा हूँ। शुरू पे मैं कह देता हूँ वेलोसिटी 0 है, ये पॉइंट, ये ओरिजिन, यहाँ पर वेलोसिटी 0, और टाइम के साथ साथ मैं वेलोसिटी को बढ़ा रहा हूँ जस्ट लाइक दिस। ये सिचुएशन है मेरे पास। अब इस ग्राफ के अंदर मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर पहुँच के जो वेलोसिटी की वैल्यू है, लेट्स से दिस वेलोसिटी इज़ 15, और इस दौरान यहाँ तक जो टाइम गुजरा है दैट टाइम इज़ 5 सेकेंड्स। वेलोसिटी की वैल्यू हमने कितनी कह दी, हमने 15 कह दी, और इसको हमने 5 सेकेंड कह दी। नाउ आई हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कि जब v और t डिवीजन में और इनके दरमियान में रेशियो है तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ vt, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा कि आय कहाँ से कैलकुलेट होगा, QT कर्व से, मतलब QT ग्राफ से, क्योंकि यहाँ पे कर्व बनती है इसलिए हमने कर्व लिखा, वहाँ पे हम कर्व नहीं लिख सकते क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। सो अगर मैं यहाँ से स्लोप फाइंड करूँ, स्लोप किसकी इक्वल होता है, हमने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन को सॉल्व करते वक्त, स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ एंगल थीटा। स्लोप किसकी इक्वल होता है, tan ऑफ एंगल थीटा। सो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, स्लोप इज इक्वल्स टू, यहाँ आ गया हमारे पास एंगल थीटा, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड, बेस के, तो परपेंडिकुलर साइड कितनी है 15, व्हाट इज द बेस 3, स्लोप इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। नाउ अगर हम अपना फॉर्मूला यूज़ करें, हमने एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा है, a इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। सो अगर वैल्यूज पुट करें तो a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 15, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 5,
दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ से भी मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 5 थी टाइम की वैल्यू, 5 3 15, तो यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से भी अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमने स्लोप से भी एक्सेलरेशन फाइंड किया, वहाँ से भी वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने फॉर्मूले से जो हमने सीख रखा है वहाँ से भी हमने 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आंसर निकाला। और अगर आप कॉमन सेंस से देखें तो 5 सेकंड के अंदर वेलोसिटी का चेंज कितना आया है 15 मीटर पर सेकंड का, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना आया होगा चेंज, देयर विल बी एन इंक्रीज इन 3 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी के अंदर जो इंक्रीज आया होगा वो 3 मीटर पर सेकंड आया होगा। सो एक्सेलरेशन आपने कितना फाइंड कर लिया 3। सेम इसी तरह जब आपने यहाँ पर करंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो करंट की वैल्यू हमने किस तरह फाइंड करनी है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व। यहाँ पर कर्व है और कर्व को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता। सो आप tan थीटा की कुछ वैल्यूज़ को रिकॉल करें। व्हेन tan ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, जब यहाँ पर वैल्यू हो 0 तो आपके पास जो स्लोप होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू 0। आपके पास स्लोप कितना होगा 0। यहाँ पर मैं एंगल लिख लेता हूँ एक तरफ, यहाँ पर थीटा, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्लोप। ये मैं ग्राफ अभी बना रहा हूँ tan थीटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा 0, स्लोप कितना होगा 0। व्हेन tan ऑफ एंगल इज 90 डिग्री, स्लोप विल बी इक्वल टू मैक्सिमम। व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, स्लोप विल बी इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ये बात आपने कैसे प्रेडिक्ट करनी होती है, ये आपने एंगल से प्रेडिक्ट करनी है। 0 डिग्री कहाँ पर होता है, 0 डिग्री बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है, ऑब्वियसली वहाँ पर स्लोप 0 होगा। 90 डिग्री की लाइन कहाँ पर होती है, वाई एक्सिस पर होगी, स्लोप इन्फिनिट हो जाएगा, मैक्सिमम स्लोप हो जाएगा। ये वैल्यूज़ tan थीटा के अकॉर्डिंग हैं। हमारा ये ग्राफ tan थीटा का नहीं है, हमारा ग्राफ ये sin थीटा का है। तो tan थीटा कहाँ से आएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। tan थीटा विल बी इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब जब यहाँ पर आपने 0 पुट करना है, यहाँ पर आपने 0 पुट करना है, cos 0 1, तो उस हिसाब से आपने वहाँ पर वैल्यूज पुट करनी होगी। सो यहाँ पर फिर हम करने के लिए क्या करते हैं, हम tan थीटा sin थीटा पुट नहीं करते, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपनी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। हम स्लोप ड्रॉ करने के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। स्लोप ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर, इन लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब अगर मैंने इस पॉइंट पर स्लोप देखना है कि कितना है, मैं क्या करूँगा, मैं इस लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। और अगर इस लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो इस लाइन पर टेंजेंट कुछ यूँ ड्रॉ होगा, जस्ट लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर स्लोप फिर क्या होगा, यहाँ पर स्लोप की वैल्यू होगी, स्लोप विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, मैक्सिमम। क्योंकि यहाँ पर जब टेंजेंट ड्रॉ करूँ, टेंजेंट क्या होगा, जो इस पॉइंट को, एक लाइन को एक पॉइंट पर कट करे। यहाँ पर जब मैं स्लोप ड्रॉ करूँगा तो स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड, एक लाइन पे कट करे। और इसी तरह यहाँ पर जब आप स्लोप ड्रॉ करेंगे तो स्लोप की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, ऑब्वियसली ऑपोजिट। यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो किधर होना चाहिए, एक पॉइंट पे कट करें, यूँ। तो हमने हर पॉइंट के ऊपर क्या ड्रॉ कर दिया, हमने स्लोप्स ड्रॉ कर दिए। और स्लोप की मदद से हम करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम देखें स्लोप को 0 पर, तो हमें यहाँ से पता चलता है जब स्लोप 0 पर है तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। जब यहाँ पर स्लोप 0 है तो करंट की चार्ज की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। स्लोप की वैल्यू क्या है, 0, करंट विल बी मिनिमम। तो जहाँ कहीं पर चार्ज मैक्सिमम है वहाँ करंट मिनिमम होगा, और जहाँ कहीं पर चार्ज मिनिमम है वहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि हमने किस चीज़ से फाइंड करना है, स्लोप से। ठीक है, इस वीडियो को रोक के बेशक आप फिर से देख लें कि जहाँ कहीं पर स्लोप मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम,
ऑब्वियसली आप स्लोप से कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्लोप मैक्सिमम करंट मैक्सिमम, स्लोप मिनिमम करंट मिनिमम, स्लोप मैक्सिमम करंट मैक्सिमम, ठीक है। तो इसी तरह आप हर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे और अगर हम इसी के अकॉर्डिंग करंट का ग्राफ ड्रॉ करें तो करंट का ग्राफ कुछ यूँ ड्रॉ होगा, ये टाइम टी। तो अगर हम करंट का ग्राफ ड्रॉ करें तो करंट का ग्राफ कुछ यूँ ड्रॉ होगा कि जहाँ कहीं पर स्लोप मैक्सिमम है, करंट की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। सो लेट्स डू दिस कि अगर यहाँ पर करंट मैक्सिमम है तो मैं यहाँ पर करंट को यहाँ पर शो कर देता हूँ मैक्सिमम। यहाँ पर आकर स्लोप ज़ीरो हो गया, इसके सामने यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा मिनिमम। यहाँ पर स्लोप क्या चीज़ है मैक्सिमम, मैक्सिमम 90 डिग्री वर्टिकल लाइन है। मैंने तो ड्रॉ किया था कि जब वर्टिकल लाइन हो तो इसका मतलब स्लोप मैक्सिमम होता है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन हो तब इसका मतलब क्या होता है स्लोप इज़ मिनिमम। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप क्या होगा मिनिमम, यहाँ पर फिर वर्टिकल लाइन स्लोप विल बी मैक्सिमम और वो डाउनवर्ड तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ। तो अब इस कर्व को अगर हम ड्रॉ करें तो ये कर्व कुछ यूँ बनेगा और इसी तरह यहाँ पर फिर स्लोप हॉरिजॉन्टल, फिर यहाँ पर आकर जो करंट की वैल्यू होगी वो मिनिमम और इसी तरह अगर हम आगे ड्रॉ करें तो यूँ हमारी कर्व कंप्लीट होती है। तो ये हमारे पास ग्राफ किस चीज़ का आ गया, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ करंट आई और एक्स एक्सिस पर क्या चीज़ है टाइम। तो ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब हमारे पास तीन ग्राफ हो गए, एक हो गया वोल्टेज का, एक हो गया क्यूटी कर्व और एक हो गया करंट टाइम ग्राफ। अब ये तो अपने ड्रॉ किए अलग अलग, अगर हम इन सबको एक साथ ड्रॉ करें, अगर हम इन सबको एक साथ ड्रॉ करें तो कुछ हमारे पास यूँ होगा कि ये हमारे पास हो गया नॉर्मल एक्सिस और सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं जी लेट्स से वोल्टेज टाइम ग्राफ। तो वोल्टेज टाइम ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं जी ब्लू से, ये हमारे पास आ गया वोल्टेज टाइम ग्राफ। सो दिस इज वोल्टेज टाइम ग्राफ। नेक्स्ट हमने इस पर ड्रॉ करनी है क्यूटी कर्व। हम कह देते हैं कि वैल्यूज़ से एक जैसी नहीं है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा है ताकि हमारा थोड़ा सा बेहतर बन जाए, वरना ग्राफ्स ओवरलैप हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर ये रेड में ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारे पास है जी क्यूटी कर्व, मतलब चार्ज और टाइम का ग्राफ जो है। ये हमारे पास आ गया चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट हमने ड्रॉ करना है करंट और वोल्टेज का ग्राफ, करंट का ग्राफ। अगर करंट टाइम ग्राफ आपने ड्रॉ करना है तो उसको ज़रा ध्यान से, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि दोनों की कर्व सेम नहीं है। मैं करंट की वैल्यू थोड़ी सी यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉरी इट्स नॉट ईजी टू ड्रॉ इट, कुछ यूँ नो। सो करंट की कर्व जस्ट लाइक दिस। तो ये हमने तीनों ग्राफ्स को कर लिया मर्ज, करंट टाइम ग्राफ, वोल्टेज टाइम और चार्ज टू टाइम ग्राफ कि तीनों ग्राफ्स को अगर हम मर्ज करें तो हमारे पास सिचुएशन कुछ यूँ बनती है। अब यहाँ से हम देखते हैं कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, क्यों और कैसे। तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि करंट का जो ग्राफ हमने ड्रॉ करना है वो करंट का ग्राफ हमने कहाँ से ड्रॉ करना है, क्यूटी कर्व से। एक दफ़ा फिर देख लें हमने किया क्या, हमने सबसे पहले क्यूटी कर्व ड्रॉ की। और क्यूटी कर्व कैसे ड्रॉ की, विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, क्योंकि जो वैल्यू वोल्टेज की वही चार्ज की, क्योंकि ये भी साइन थीटा को ओबे कर रहा है, ये भी साइन थीटा को ही ओबे कर रहा है। और जो सर्किट के अंदर करंट सेटअप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड चार्ज पर यूनिट टाइम। और चार्ज पर यूनिट टाइम को जब हम डिस्कस करते हैं, हम दोनों की जब स्लोप ड्रॉ करते हैं तो हमें बिहेवियर ये मिलता है कि जहाँ पर स्लोप मैक्सिमम होगी वहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम, ये पॉइंट मैक्सिमम, फिर ये वाला पॉइंट हमें जो मिलेगा दैट विल बी मिनिमम। नेगेटिव में जाके ये वाला पॉइंट फिर से मैक्सिमम, ये वाला पॉइंट हमें किस तरह मिलेगा मिनिमम। ऊपर स्लोप्स को अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम,
करंट हमने मैक्सिमम ड्रॉ किया, स्लोप हॉरिजॉन्टल मिनिमम, स्लोप 0, करंट मिनिमम ड्रॉ कर दिया उस पॉइंट के बिल्कुल नीचे। यहाँ पर आकर स्लोप मैक्सिमम हुई, हमने नीचे भी उसको मैक्सिमम शो कर दिया, स्लोप मिनिमम हुई, हमने यहाँ पर से मिनिमम शो कर दिया, फिर स्लोप मैक्सिमम, तो उसके बिल्कुल नीचे देखें हमने स्लोप को यहाँ पर मैक्सिमम कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू स्लोप ऑफ द ग्राफ क्यू टी कर्व हमने करंट को ड्रॉ किया। उस चीज़ को जब हमने यहाँ पर शिफ्ट किया तो हमने तीनों की कर्व यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है। यहाँ पर जो रेड कलर की कर्व है, रेड कलर की जो कर्व है दैट इज़ क्यू टी कर्व, चार्ज टू टाइम। इसी तरह जो ब्लू कलर का है दैट इज़ वोल्टेज, और ये जो ब्लैक कलर की कर्व है दैट इज़ द करंट, ये करंट की कर्व है। आप चाहें तो इनको ग्राफ के ऊपर भी लेबल कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर द करंट, द ब्लू वन इज़ फॉर वोल्टेज एंड द रेड वन इज़ फॉर द टाइम कर्व। रेड वाली जो है ये टाइम कर्व है। अब आ जाते हैं फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस क्यूटी कर्व का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, करंट एंड वोल्टेज का हमने देखना है। अगर हम फेज डिफरेंस को डिस्कस करें, कोई एक भी रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं और उस रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक मैं इस पॉइंट को अगर आप पहले रेफरेंस में लें तो करंट का एंगल यहाँ पर कितना है 90, वोल्टेज यहाँ पर कितने पे है 0, ठीक है, वोल्टेज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, और करंट कहाँ से आ रहा है 90, क्योंकि जब आप हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये कर्व कुछ यूँ बनती है, इस कर्व के अंदर ये पॉइंट होता है 0, दिस पॉइंट इज़ 90, दिस पॉइंट इज़ 180, ये पॉइंट होता है 270 और ये 360। सो करंट की वैल्यू देखिए यहाँ से डाउनवर्ड आ रही है, यहाँ से डाउनवर्ड, तो मतलब इसका मतलब करंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 90, इस पॉइंट पर कितनी है वोल्टेज 0। सो अगर हम ड्रॉ करें अकॉर्डिंग टू स्केल, तो मैंने करंट को थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉ किया था, तो मैं करंट को ड्रॉ करूँगा कुछ यहाँ पर यूँ वाई एक्सिस पर, कि करंट यहाँ पर कर रहा है लीड, जितनी करंट की यहाँ पर हाइट उतनी ही आपने यहाँ पर भी रखनी है, और वोल्टेज इस पॉइंट के ऊपर, इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज यहाँ पर है, तो वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, करंट है ये वोल्टेज है, और दोनों के दरमियान में फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री। सो इन कैपेसिटिव सर्किट हमेशा करंट लीड करता है, वोल्टेज हमेशा लैग करता है, बिकॉज हम करंट की कर्व किस तरह ड्रॉ करते हैं, हम करंट की कर्व ड्रॉ करते हैं क्यूटी चार्ज टू टाइम से, उसकी जब स्लोप बनाते हैं तो हमें हमेशा चार्ज करंट लीड करते नज़र आता है और वोल्टेज हमेशा उसके पीछे पीछे लैग करते, उसको चेज़ करते हुए नज़र आता है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट करंट लीड एंड द करंट लैग। नाउ वी विल डिस्कस द पावर डिसिपेशन, कि इस सर्किट के अंदर पावर डिसिपेशन कितनी होगी। एक कैपेसिटिव सर्किट के अंदर 100%, मतलब कैपेसिटिव सर्किट का मैं मुराद ये होती है, जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ, कि एक ऐसा सर्किट जो 100% कैपेसिटेंस ही है, कैपेसिटर ही है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस का कोई फैक्टर शामिल नहीं है। तो जो 100% कैपेसिटिव सर्किट होता है, इसमें पावर लॉस 0 होती है, पावर डिसिपेशन इज़ 0, पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू 0, कि 100% जो प्योर होता है कैपेसिटिव सर्किट, इसमें पावर डिसिपेशन 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर कर्व, तो मुझे पता है कि 2 साइकिल होते हैं, एक साइकिल क्लॉकवाइज, दूसरा साइकिल चलना है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज स्टार्ट होगा तो स्टार्ट पे क्या होगा, हाफ साइकिल के अंदर कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, अगले हाफ में डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर इसी तरह अगले हाफ में यहाँ पर चार्ज हो जाएगा और अगले पोर्शन में क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब जब करंट ने एक दफ़ा इंक्रीज़ करना है, मतलब जब करंट ने मूव करना है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो एक दफ़ा उसने जाते वक्त चार्ज करना, वापस आते वक्त उतना ही करंट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। मैंने डायग्राम रेस कर दी, अगर मैं उसको यहाँ से क्लियर कर सकूँ तो वो कुछ यूँ है कि हमने पढ़ा कि ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट, और यहाँ पर आपने लगा रखा है कैपेसिटर। तो एक दफ़ा जब साइकिल स्टार्ट होगा तो एक प्लेट पे पॉजिटिव, दूसरी पे नेगेटिव, फिर जाते वक्त कैपेसिटर ने एक दफ़ा उसको चार्ज किया,
लेकिन जैसे ही साइकिल रिवर्स होगा, मतलब एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज तो चार्ज हो रहा है, जब क्लॉकवाइज तो डिस्चार्ज होगा, तो सारी की सारी चीज़ें वापस उसी जगह पर, तो मतलब पावर डिसिपेशन ज़ीरो होती है। अगर यहाँ से क्लियर नहीं होता तो वो फॉर्मूला यूज़ कर लें, P इज़ इक्वल्स टू आई वी आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय वी आर एम एस कॉज ऑफ एंगल थीटा। फेज डिफरेंस कितने का था? 90 डिग्री। सो फेज डिफरेंस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अगर फेज डिफरेंस 90 है, cos 90 0 पुट कर दें, cos 90 पुट करें, सो cos ऑफ एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। और cos 90 अगर हम 0 पुट करें तो पावर फैक्टर हमारे पास कितना आ जाए, पावर डिसिपेशन कितनी आ जाती है? 0। तो कैपेसिटिव सर्किट के अंदर पावर फैक्टर किसके इक्वल होता है? पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0। ये cos थीटा क्या चीज़ है? दिस cos थीटा इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। और कैपेसिटिव सर्किट के अंदर पावर फैक्टर किसके इक्वल है? पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0। वाई इट इज 0? बिकॉज पावर का लॉस नहीं है। हाफ साइकिल के अंदर कैपेसिटर चार्ज होगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर डिस्चार्ज हो जाएगा, और जब चार्जिंग उतनी ही डिस्चार्जिंग हो गई एक ही साइकिल के अंदर, तो ऑब्वियसली सर्किट के अंदर जो पावर फैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। मतलब इस बात का ये है कि कैपेसिटिव सर्किट के अंदर पावर डिसिपेशन नहीं होती, पावर ज़ाया नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम चलें फॉर्मूला रेजिस्ट, इसकी सर्किट की रेजिस्टेंस ऑपोजिशन, कि ये सर्किट करंट को कितनी ऑपोजिशन ऑफर करता है, तो इस सर्किट की जो ऑपोजिशन है, इस सर्किट की रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। रिएक्टेंस, इस सर्किट की जो रेजिस्टेंस है, रुकावट है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। तो इस रिएक्टेंस का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि कैपेसिटर लगा रखा है ना, तो इसको हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आप यूं कह सकते हैं, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वो ऑपोजिशन तो ऑफर होनी ही होनी है, क्योंकि करंट ने पास करना है किसी भी अप्लायंस में से, तो कोई ना कोई तो रुकावट है। तो इस केस में जो रुकावट है, कैपेसिटर के केस में हम उसे क्या नाम देते हैं? इट इज़ कॉल्ड रिएक्टेंस। और चूंकि कैपेसिटर है तो इट इज़ कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। असल में इंडक्टर के केस में भी उसे हम रिएक्टेंस ही कहते हैं। तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उसे क्या नाम देते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंस के लिए सिंबल यूज होता है दैट इज एक्स। चूँकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जब बात करेंगे तो हम इसे नाम दे देते हैं एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसकी जो मेजरमेंट होगी, इट्स यूनिट विल बी, इट्स यूनिट इज ओहम, इट्स यूनिट आर ओहम। कि इसके लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ ओहम, क्योंकि रेजिस्टेंस ही है ना, मैंने कहा डिफाइन कर रहा हूँ कि इट इज़ अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है तो सिंबल जो मर्जी हो, नाम जो मर्जी रहता है तो रेजिस्टेंस, तो इस यूनिट विल बी ओहम। हर तरह की रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर भी जो फार्मूला होगा एक्स सी इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था वी इज इक्वल्स टू आई आर, आर इज इक्वल्स टू वी ओवर आई। तो हर तरह की रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज ओवर करंट। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करें तो हम ये कह सकते हैं वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। नेक्स्ट जब हम हायर स्टडीज़ पे जाकर इसको पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर जाकर ये डिस्कस करते हैं कि ये जो रिएक्टेंस है एक्स सी, दिस एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी। इसका प्रूफ आपके लेवल से बहुत आगे का है तो इसलिए इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। 1 ओवर ओमेगा सी, ठीक हो गया। एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी। यहाँ पर अगर मैं ओमेगा को पुट कर दूँ, ओमेगा को हमने पढ़ा था एज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, एज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। अगर हम उसको पुट करें तो एक्स सी विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस सर्किट की रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक्स सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, कि जब फ्रीक्वेंसी सर्किट की बढ़ा देंगे आप, सर्किट में जो आपने अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया है, जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी एन इफेक्ट, और इफेक्ट किस पर होगा, एक्स सी पर इफेक्ट होगा। और जब एक्स सी पर इस यहाँ पर इफेक्ट होगा तो होगा ये कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एक्स सी कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो इसका मतलब सर्किट के अंदर बेस्ट रोल प्ले करेगा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस जो रुकावट है वो कम हो जाती है, जब ऑपोजिशन कम हो जाएगी तो इट विल बी द बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट। जब फ्रीक्वेंसी को आप कम करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और रेजिस्टेंस का बढ़ जाना इस बात की निशानदेही है कि सर्किट पुअर बिहेव करेगा, बिकॉज उसके अंदर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ा दी है। जब आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इफेक्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर। मैं एक दफ़ा फिर से उनको रिपीट कर दूं, लिख दूं, ताकि आपको हमेशा याद रहें, और आगे चल के जब हमने इनको कम्बिनेशन में पढ़ना है तो आपको वो की फैक्टर्स याद होने चाहिए। सो फर्स्ट वन इज़, इस टॉपिक के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों करंट लीड्स with an angle of या with phase of 90 डिग्री, कि करंट 90 डिग्री के फेज से लीड करता है वोल्टेज के मुकाबले में। नंबर 2 हमने यहाँ पर पढ़ी प्योर इंडक्टिव केस में पावर डिसिपेशन जो होती है दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने जो पावर फैक्टर पढ़ा, दैट पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू 0, कि यहाँ पर पावर फैक्टर किसकी इक्वल था, 0। कॉस को हमने कितना पुट किया, 90, बिकॉज फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इज 90 डिग्री। लास्ट चीज़ हमने ये डिस्कस की कि इस केस के अंदर जो रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस, और इस रिएक्टेंस को हमने नाम दिया था एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो रिएक्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। दिस एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सी कम हो जाएगा, और जब एफ कम होगा एक्सी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सो टॉपिक के एंड पे एक दफ़ा फिर यही है कि टॉपिक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो फिर से स्पेशली ये वाला पोर्शन जो है इसको रोकें और दोबारा बार बार इसको देखें। जब तक क्लियर ना हो तब तक आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पर इनकन्वीनियंस फील हो तो आप फीडबैक में मुझे बता दीजिएगा, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेरे पास लेक्चर बचे तो मैं टर्म से पहले इस टॉपिक को एक दफ़ा फिर एक नए अंदाज से आपके लिए रिपीट कर दूंगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आपने मुझे बताना ज़रूर है। अगर आप मुझे बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको मसले मसाइल हैं। सो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, मेन चीज़ ये है, वरना डायरेक्ट भी मैं सुपरसीड करके जा सकता था कि हो क्या काम, लेकिन नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। अगर कहीं पर मसला हो तो आपने ज़रूर कॉल करना है, बताना है। मैं आपके लिए ये लेक्चर फिर से एक नए अंदाज से कोई और मेथड यूज़ करके आपको ये समझा दूंगा। कोशिश मैंने पूरी की कि आपको क्लियर किया जा सके जितना किया सकता है। होप कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।